नमस्कार साथियों। ये वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं उनके लिए हमें कुछ अभिलेख भेजने होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आयोग को भेजने होते हैं। आप चाहे बाई पोस्ट भेजिए या फिर आप सीधे आयोग कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। तो उन डॉक्यूमेंट के लिए हमें किस तरीके से, कौन से फॉर्म को हमें फिल करना है, किस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, उन सारे विषयों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना देर किए हम सीधे चलते हैं अपने मुद्दे की ओर कि किस तरीके से मैं बना। तो चलिए देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है मैंने रिजल्ट खोल रखा है, ये समाजशास्त्र विषय का रिजल्ट है। ऐसे ही लगभग सभी विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं। फेज 1 और फेज 2 इनके सभी विषयों के रिजल्ट लगभग आ चुके हैं अब तक। फेज 3 का अब तक एग्जाम ही नहीं हुआ है चूंकि, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो ये जो है ना समाजशास्त्र विषय का रिजल्ट है। अच्छा, एक चीज और कि ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बेसिकली तो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही जो राज्य सेवा परीक्षा है या आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली दूसरी और भी परीक्षाएं हैं, उनमें से सभी के लिए सभी के साक्षात्कार हेतु जो हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप लोग भी, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बाकी सब सेम ही होता है। तो आप आराम से देख सकते हैं, भले आप राज्य सेवा परीक्षा के हों, फॉरेस्ट वाले हैं, कोई भी परीक्षा आप देते हो, आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो है ना रिजल्ट है, ये सोशियोलॉजी का है। ऐसे ही आपके किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट आया होगा, उसमें ये लिखा होता है कि कब कौन सा नोटिफिकेशन आया, उसके संबंध में कब कौन सा जो है ना संशोधन का पत्र आया, करिएंडम जिसको बोलते हैं, शुद्धि पत्र, वो आया। तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। उसके बाद मेन चीज़ ये जो है ना, ये जो रिजल्ट हैं आजकल पीएससी के, जब से रिजर्वेशन का इशू पेंडिंग में है, तब से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिजल्ट को दो हिस्सों में बांट के दिया जाता है। एक तो मुख्य सूची बोलते हैं, जिसको 87% की लिस्ट बोला जाता है, मुख्य सूची, मेन लिस्ट। और दूसरे होता है 13% लोगों का रिजल्ट, इसको बोलते हैं प्रावधिक सूची या प्रोविजनल रिजल्ट। इनमें अंतर ये है कि ये 87% का रिजल्ट तो अभी आ जाता है, इंटरव्यू के कुछ दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाता है, 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। लेकिन ये 13% का रिजल्ट होल्ड पर रहता है। ये तब तक होल्ड पर रहेगा जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर निर्णय नहीं दे देते हैं। इसमें अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स, ये दोनों लोग इसमें शामिल हैं। तो जिसके पक्ष में भी माननीय न्यायालय निर्णय देते हैं, उनको ये सीटें दे दी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए ये होल्ड पर रहेगा रिजल्ट। इंटरव्यू इसके भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसमें जो है ना, आप अपना रोल नंबर ढूंढ सकते हैं कि आपका रोल नंबर किस लिस्ट में। ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, ये मेन लिस्ट है। तो मेन लिस्ट में अगर आपका रोल नंबर है तो आप मेन लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। और अगर आपका प्रोविजनल में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो आपका प्रोविजनल में इधर रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए, ये प्रोविजनल है, पार्ट बी। मेन वाले को पार्ट ए बोला जाता है और प्रोविजनल वाले को पार्ट बी बोला जाता है। तो ये प्रोविजनल का रिजल्ट है। अगर आपका रोल नंबर इधर कहीं है प्रोविजनल वाले में, तो आप प्रोविजनल या पार्ट बी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए। इसके बाद आपके रिजल्ट में एक चेकलिस्ट दी गई है नीचे। तो कुछ लोगों का एक डाउट है कि चेकलिस्ट कौन सी लगाएं। चेकलिस्ट हमारे रिजल्ट के साथ हमें जो चेकलिस्ट दी गई है वो वाली लगाएं, या फिर जो एमपीपीएससी की वेबसाइट पर डाउनलोड फॉर्मेट करके एक सेक्शन है, लिंक है, वहां पर कई सारे जो भी हैं फॉर्मेट डले हुए हैं। वहां पर सबसे लास्ट में एक परिशिष्ट करके, परिशिष्ट 01 ऐसा करके एक पड़ा हुआ है वहां पर फॉर्मेट। तो ये वाला लगाएं, वेबसाइट वाला लगाएं, या फिर ये जो रिजल्ट के साथ अटैच करके दिया है वो वाला लगाएं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जिसका भी इंटरव्यू कॉल हुआ है उनको यही वाला लगाना, रिजल्ट वाला। इसके में, क्योंकि इसमें आपके में लिख के आया है साथ ही साथ सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र परीक्षा 2022 और विज्ञापन क्रमांक वगैरह, ये सब इसमें लिख के इन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें मेन चीजें हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देख लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो भरते वक्त। जल्दबाजी में भर देते हैं, फिर आप पछताते हैं कि भाई जो है ना गलत भर गया। और इंटरव्यू से लोगों को जो है ना ये भी सोचते हैं कि भाई इंटरव्यू वाली बात है, कुछ भी गलत ना जाए। तो इसलिए सावधानी से भरें, एक बार वीडियो को पूरा देख लें पेशेंस के साथ, फिर आगे बढ़े। चलिए इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर विज्ञापन का क्रमांक दिया हुआ है। ये विज्ञापन का क्रमांक है 47/2022 और ये डेट लिखी हुई है। ये आपको
जब आप कई सारे फॉर्म भर रहे होंगे, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण पत्र आप भर रहे होंगे, अनुप्रमाणन पत्र भर रहे होंगे, उसमें ये भरवाया जाएगा आपसे। तो ये आपके यहीं पर दिया हुआ है, आपको इसको ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना है कि भाई विज्ञापन क्रमांक कौन सा था, किस डेट को आया था नोटिफिकेशन, तो आप नोटिफिकेशन के लिए परेशान होने, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही है, आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट में जाके पीछे ढूंढेंगे, किसी पेज पे मिलेगा जाके, तो उसमें भी यही सेम लिखा होगा, तो आपको परेशानी हो ना, यहीं से उसको देख लेना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नोटिफिकेशन में, बस यही काम की चीज़ है जो आपको यहीं मिल जा रही है। उसके बाद आपका विषय लिखा ही है यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे इस जगह आप अपना रोल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद उन्होंने बताया है नंबर से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, और साथ ही साथ उनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने जो सबसे पहले फॉर्म भरा हुआ था इस वैकेंसी के लिए, सबसे पहले जो ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ था उसकी फोटोकॉपी आप यहाँ पे लगाइए सबसे पहले। उसके बाद एडमिट कार्ड लगाइए। उसके बाद उपस्थिति पत्रक लगाइए। उपस्थिति पत्रक का फॉर्मेट आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, डाउनलोड फॉर्मेट वाले सेक्शन में। उसके बाद आपका व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एक आपको मूल प्रति यानी आपके हाथ से भरा हुआ, और 5 उसकी फोटोकॉपी। ये जो फोटोकॉपी है इनमें आपको क्या करना है, आपको फोटो जो है वो बाद में चिपकानी फोटोकॉपी कराने के बाद, और सिग्नेचर भी बाद में करनी है फोटोकॉपीज पे। यानी कि आप जो मूल कॉपी भर रहे हैं उसको आप भर लीजिए, और उसमें आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, सिग्नेचर आपको बाद में करना है फोटोकॉपी कराने के बाद सभी कॉपियों पे। ठीक है, तो विदाउट सिग्नेचर किए आपको फोटोकॉपी करानी है, फिर सभी फोटोकॉपियों पे आपको अपने हाथ से सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, 5 फोटोकॉपी के सेट और एक उसका आपका हाथ का भरा हुआ मूल सेट, ये हो गया। इसके बाद अनुप्रमाणन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म होता है, इसकी 3 प्रतियां आपको भरनी है। इसमें फोटोकॉपी नहीं करानी है, आपको ओरिजिनल ही बननी है। इसके बाद किसी भी परीक्षा से विवर्जित करने वाला घोषणा पत्र, ये डीबार वाला, ये भी वहीं पे वेबसाइट पर डाउनलोड फॉर्मेट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसको भर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म होते हैं, इनमें कुछ नहीं मांगा जाता है, नॉर्मली आपका नाम, पिता का नाम और आपका रोल नंबर वगैरह भरवा के सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं, कुछ खास होता नहीं है इनमें। और आपको भरते वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा टाइम टिकेंगे लेकिन आसान है, कोई ऐसा जो है ना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ये सब करने में। इसके अलावा हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको लगानी है, अपनी 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको लगानी है। चूंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो सभी के सभी पीजी तो होंगे ही, सभी ने मास्टर्स तो करी रखी होगी, तो आपका ना ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का दोनों का सभी के सभी मार्कशीट और डिग्री उपाधि ये हमें जो है ना लगानी है। और ये जो आपका स्नातक परीक्षा जो है ना वो 13/4/2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ये उन्होंने शर्त लगा दी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग डिग्री को लेकर परेशान है कि उनके पास डिग्री नहीं है, एकदम से यूनिवर्सिटी से मिल भी नहीं पा रही है, टाइम लगेगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स अभी भेजने हैं। तब आप क्या करें, तब आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पे अप्लाई करिए प्रोविजनल डिग्री के लिए। प्रोविजनल डिग्री आपको 1-2 दिन में मिल जाती है आसानी से, और प्रोविजनल डिग्री भी आराम से मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे डिग्री मांगी जाएगी, तब आप दे सकते हैं, या फिर इंटरव्यू में भी अभी टाइम है, 2 महीने है, तब तक तो आप बड़े आराम से डिग्री निकलवा सकते हैं अपनी, है ना। तो अभी आप प्रोविजनल लगा सकते हैं, परेशान नहीं होना आपको डिग्री के लिए। इसके बाद आपका यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट होगा, वो लगाना है उसका फोटोकॉपी, या फिर आपने सेट निकाल रखा है तो सेट का लगाना है। इसके बाद अगर आप अतिथि विद्वान हैं और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है, क्योंकि एक्सपीरियंस के नंबर मिलते हैं इस परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में अतिथि विद्वानों को उनके एक्सपीरियंस के नंबर मिलते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट जिस कॉलेज में या फिर जिस विश्वविद्यालय में आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, वहाँ से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा। वहाँ के जो हेड होंगे, जैसे प्रिंसिपल या फिर यूनिवर्सिटी में जो भी आपके एसओएस के हेड होंगे, वो अब उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बना के देंगे, और वो इस डेट तक का जारी हुआ होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी आप लगाएंगे। इसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन आपको लगाना है। रोजगार पंजीयन जो वेबसाइट होती है मध्य प्रदेश की, रोजगार वाली एम्प्लॉयमेंट वाली वेबसाइट होती है, वहाँ पर रोजगार पंजीयन होता है, तो वो लगाना है आपको। और जिस दिन आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उससे पहले की डेट का होना चाहिए, बाद की डेट का नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो अपना मूल निवास का प्रमाण पत्र लगाना है, मूल निवासी या स्थायी निवासी जिसको बोलते हैं वो लगाना है आपको। और इसमें गोल सील होनी चाहिए प्रमाण पत्र में, प्रकरण में, उसमें प्रकरण क्रमांक होना चाहिए, यानी उसका नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, गोल सील होनी चाहिए, जावक क्रमांक लिखा होना चाहिए, दिनांक का उल्लेख होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो यही वाला आपको लगाना है। पुराने जमाने में बना करते थे हाथ से लिखे हुए वाले, वो नहीं आपको लगाने, डिजिटल वाले बनते हैं आजकल, उसमें गोल सील रहती है और उसका जावक नंबर और प्रकरण क्रमांक ये सब चीजें लिखी हुई होती हैं, तो वो वाला आपको लगाना है।
इसके बाद अगर आप कास्ट रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र इसमें लगाना है, अगर नहीं लेना है तो नहीं लगाना है। अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको नहीं लगाना है। और अगर आप मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं तो उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, ये सिर्फ ओबीसी के लिए है, आपको नॉन क्रीमी लेयर होने का क्या लगाना है, घोषणा पत्र लगाना है। इसका फॉर्मेट भी एमपीपीएससी की वेबसाइट पर डाउनलोड फॉरवर्ड वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों की बात है। ईडब्ल्यूएस इसमें 3 अलग अलग सेशन की बात की गई, 2022-23 वाला, 23-24 सेशन वाला और 24-25 के सेशन वाला। ये 3 अलग अलग इसलिए है क्योंकि सबसे पहले जब फॉर्म स्टार्ट हुए थे फॉर्म भरना, तो जिन्होंने सबसे पहली बार में फॉर्म भरा था, डेट भी मेंशन है कि 12/4/2023 से 11/5/2023 के बीच में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको 22-23 का लगाना है। ये आप पता कैसे लगाएंगे कि आपने किस डेट में फॉर्म भरा, किस वाले में भरा, तो आप ये पता लगाएंगे आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें लिखा हुआ होगा कि किस डेट में आपने पेमेंट किया। पेमेंट की डिटेल्स होंगी, वहीं पर डेट भी लिखी होगी कि इस डेट में पेमेंट किया गया है, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि आपने किस डेट में फॉर्म भरा है। इसके बाद अगर आपने इस बीच में भरा है, इसमें जो है ना लिखा हुआ है, इनके कुछ करीजेंडम आए थे, बीच में करीब 4-5 महीने फॉर्म भरते रहे थे, उस टाइम आपने भरा है तो 23-24 का आपको लगाना है। उसके बाद सबसे आखिरी में एक और लिंक खुली थी जो एग्जाम के कुछ टाइम पहले खुली थी, 1-2 महीने पहले ही खुली थी शायद लिंक, तो उसकी भी डेट मेंशन है यहाँ पे कि अगर आपने अपना फॉर्म जो है ना 5 अप्रैल 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक अगर आपने फॉर्म भरा है तो फिर आपको 24-25 वाला लगाना है। तो ये हुई ईडब्ल्यूएस की बात। आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कुछ महिलाएं जिनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद वो अपना ससुराल वाला सरनेम यूज करने लग जाती है तो उनका नाम चेंज हो जाता है। तो अगर ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम चेंज करवा लिया है तो उनको एक एफिडेविट प्रस्तुत करना है। एफिडेविट आप नोटरी वकील के पास जाएंगे और उनसे शपथ पत्र बनवाएंगे कि जो है ना मेरी शादी हो गई है, शादी के बाद मैं ऐसे लिखते हैं कि मैं सत्यपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरी शादी हो गई है, शादी के बाद मैंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया और मेरा परिवर्तित नाम ये है। तो एक ऐसा एफिडेविट बन जाएगा। बाकी लोगों को पता होता है फॉर्मेट, वो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्मेट के लिए परेशान नहीं होना है कि इसमें क्या लिखा जाएगा, बाकी लोग लिख देंगे। नोटरी वकील के पास जाइए, बन जाएगा आपका एफिडेविट। तो वो चीज़ें अगला देख लेते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत यानी एमपी गवर्नमेंट में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं एमपी गवर्नमेंट के, तो आपको एनओसी यहाँ पर लगानी है, एनओसी की कॉपी। और अगर एनओसी नहीं है आपके पास, अब तक एनओसी इशू नहीं हो पाई है, तो आपको एनओसी के लिए अपने ऑफिस में आपने जो एप्लीकेशन दे रखा है उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास अब तक एनओसी नहीं है तो आप एक काम करें, एक एप्लीकेशन लिखें, अपने ऑफिस में जमा करें और उस एप्लीकेशन की एक फोटोकॉपी करा के इसमें लगा दें। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र, ये भी एमपीपीएससी के जो वेबसाइट है उसमें डाउनलोड फॉर्मेट सेक्शन में इसका फॉर्मेट डला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करिए, इसको फिल कीजिए और उसमें लगाइए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के केस में क्या है, आपका जो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र है वो आप लगाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स वगैरह है उसकी कॉपी वगैरह लगाएंगे। तो जो एक्स सर्विसमैन है वो इस चीज को समझ सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी एक आईडी कार्ड में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, अपना वोटर आईडी लगा सकते हैं, अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, एक ऐसी बैंक की पासबुक लगा सकते हैं जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो अपना गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप लगा सकते हैं, या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं। तो इनकी कॉपी आप लगा दीजिए आईडी के रूप में। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, उसमें भी इस तिथि के पहले जारी हुआ होना चाहिए वो। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण, न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो, यानी अब तक वो लंबित है, अब तक निराकृत नहीं हुआ है, उस पर डिसीजन नहीं आया है, कोर्ट में भी चल ही रहा है, तो उससे संबंधित आप दस्तावेज लगाएंगे। जो भी दस्तावेज, मुझे इसकी खास जानकारी नहीं है, अगर आपके पास कोई आपराधिक प्रकरण वगैरह दर्ज नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% और प्रावधानिक भाग 13% के आधार अभ्यर्थी अभिवचन पत्र, ये भी एक अभिवचन पत्र है जो हमें एमपीपीएससी की वेबसाइट पर डाउनलोड फॉर्मेट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसको भी हमें फिल करके, नॉर्मल सा है, उसमें कुछ नहीं, नाम वगैरह और नीचे साइन करने बस, तो इसको भर के और हमें
इसमें लगा देना है। इसके अलावा आप कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट है जो आप प्रस्तुत करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह कर रखा है या कोई और डिग्री वगैरह कर रखी है, वो बताना चाहते हैं, आपने कोई और ऐसा कोई एलिजिबिलिटी का वो निकाल रखा है, आप एनसीसी वगैरह का, यानी जो भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके चयन में सहायक हो सके, ऐसा कोई दस्तावेज आप प्रस्तुत करना चाहते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब इधर देख लेते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, ये पृष्ठ क्रमांक वगैरह चीज़ क्या है। आप जो भी इनके प्रिंट आउट, जो भी फॉर्मेट है, इन सब के प्रिंट आउट निकलवाने वाले हैं, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण पत्रक है या अनुप्रमाणन फॉर्म है, इसका आप जो भी प्रिंट आउट निकलवाने वाले हैं या जो भी फोटोकॉपी आप करवाने वाले हैं, उसको सिंगल सिंगल पेज पर करवाइए, आगे पीछे नहीं करवाना है आपको, एक ही साइड करवाना है। और एक ही साइड करवा के आपको क्या करना है, इसी ऑर्डर में ये जो लिखा हुआ है ये सब, ये इसी ऑर्डर में जमाना है। जो चीज़ आप पे लागू नहीं हो रही उसको छोड़ दें, उसका अगला वाला, फिर उसका अगला वाला, ऐसे करके आपको ऑर्डर में सबको लगाना है, सारे डॉक्यूमेंट को। फिर सारे डॉक्यूमेंट को ऑर्डर में लगाने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म से शुरुआत करनी है। उस पर लिखना है, जो मान लीजिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2 पेज का है, तो उस पर आप पहले वाले पेज पे सबसे ऊपर ऐसे, यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में ऐसे लिखेंगे नंबर 1, ऐसे लिखेंगे, नंबरिंग करनी है। और दूसरे वाले पेज पर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका दूसरा वाला पेज है इधर, ये वाला पेज दूसरा वाला, तो इस पर लिखेंगे 2। अब 2 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि पृष्ठ क्रमांक 1 से पृष्ठ क्रमांक 2 तक, ठीक है। और ये टोटल पेज कितने हुए, यानी एक पेज ये है और एक पेज ये, यानी टोटल 2 पेज का था आपका ये, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 पेज। इसके बाद एडमिट कार्ड 1 पेज का ही होता है जनरली, तो आप लिखेंगे, उसमें नंबरिंग कर देंगे आप एडमिट कार्ड पे, तो एडमिट कार्ड पे नंबरिंग आएगी अब 3, तो इसमें आप लिख देंगे यहाँ पर 3 से 3 तक। और यहाँ पर एडमिट कार्ड कितने पेज का है, 1 पेज का आपका, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे ऐसे। इसके अलावा आपका उपस्थिति पत्रक, ये 1 पेज का ही है, तो आप लिखेंगे 4 से 4 तक और 1 पेज का है ये। इसके बाद आपका व्यक्तिगत विवरण पत्रक, ये 5 पेज का है, तो आप इसमें देखिए 5, 6, 7, 8, 9, ये हो जाएगा आपका 5 से लेके 9 तक। और इसमें टोटल पेज कितने हैं, 5 पेज हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5 पेज ऐसे। इसके बाद अनुप्रमाणन फॉर्म है 7 पेज का। और हाँ, एक चीज और, इसकी जो 5 फोटोकॉपी है ना, इन फोटोकॉपी पे आपको नंबरिंग नहीं करनी है, इनको ब्लैंक छोड़ना है, और इस मूल कॉपी के बाद ही उनको लगाना है 5 फोटोकॉपियों का ऑर्डर में, उन्हीं के बाद आपको लगाना है, और उन पर नंबरिंग नहीं करनी है। अब अगली नंबरिंग स्टार्ट होगी, यानी 10 नंबर आपका स्टार्ट होगा अनुप्रमाणन फॉर्म से। अनुप्रमाणन फॉर्म 7 पेज का है और आपको तीनों कॉपीज पर नंबरिंग करनी है। तो पहले वाले पर नंबरिंग होगी ऐसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 7 से लेके 13 तक नंबरिंग हो जाएगी उसमें। फिर होगी अगले दूसरे वाले पे 14 से होगी, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक हो जाएगी। फिर 21 से स्टार्ट होगी, 21 से लेके 30 तक जाएगी। तो आप जैसे हमने स्टार्ट की थी 10 से लेके 30 तक, तो ये 10 से लेके 30 तक चली जाएगी नंबरिंग हमारी। और टोटल पेज हमने कितने लगाए इसमें, मेरे ख्याल से 21 पेज हो गए होंगे, 7 या 21, क्योंकि 1 7 का है और 3 लगा रहे हैं, तो 21 पेज यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद डी बार वाला, ये भी 1 पेज का है, तो 31 से 31 तक इसका भी 1 पेज है। तो ऐसे करके आप सारे ऑर्डर में जमाएंगे और लास्ट में जाके आप इनका टोटल करके, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1, इधर 2, तो इन सबको जोड़ के, जैसे 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो ऐसे पूरा जोड़ के आप एंड तक, ऊपर से लेके यहाँ तक जोड़ देंगे आप, उसका लिख देंगे। जैसे मैंने अपना भरा है तो उसमें मेरा 51 पेज हो गए करीब। अच्छा, आप इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको ऐड करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आखिरी नंबरिंग होगी आपकी, वही आपका टोटल आएगा। यानी आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है 70, तो यहाँ पर भी 70 ही होगा। ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक है, आप वेरीफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं, जो भी आपके साइन है वो आप साइन कर देंगे यहाँ पे। और ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट के आप कितने कॉपी निकलवाएंगे, ये पूरा रिजल्ट है, इस रिजल्ट में चेकलिस्ट लगी हुई है, तो चेकलिस्ट के आप ये 2 पेज निकलवा लेंगे, एक तो ये वाला पेज और एक ये वाला पेज। आप जहां भी आप प्रिंट आउट निकलवाने वाले हैं, जिस भी शॉप पे, उस शॉप वाले से आप बोलिए कि इन 2 पेज का प्रिंट आउट निकाल के दे दें, इस वाले पेज का और इस वाले पेज का, इन 2 पेज का प्रिंट आउट निकलवा लें और स्टेपल करवा लें इन 2 ही पेजों में, और इसको सबसे ऊपर लगा दें डॉक्यूमेंट्स में। और इसके बाद लगाएंगे आप यहां से शुरू करना नंबर 1 से, यानी सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे, सबसे पहले तो आपका लग जाएगा ये चेकलिस्ट के बाद आपका लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद उपस्थिति पत्रक, फिर व्यक्तिगत विवरण पत्रक, फिर अनुप्रमाणन फॉर्म, फिर डीवार वाला,
फिर आपकी अंक सूचियां वगैरह, और इस तरीके से आप लगाएंगे अंत तक। सबसे लास्ट में मेरे ख्याल से 8713 वाला होगा, तो 8713 वाला लगा के, और उसके बाद कोई और आप अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लगा रहे हैं तो वो लगा के ये चीज खत्म हो जाएगी। अब कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, कि फॉर्म में कहाँ पे कौन सी चीज भरें, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चेकलिस्ट वाली बात। हम आगे देखते हैं सारी चीजें एक एक करके, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हम सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको बता दूं अभी, कि अभी आप जितने भी फॉर्म भर रहे हैं, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, लगभग इतने ही डॉक्यूमेंट, यही सारे काम आपको तब करना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। सेम ऐसे ही आपको फिर से आपको अनुप्रमाण फॉर्म भरने पड़ेंगे, फिर से आपको व्यक्तिगत विवरण पत्रक भरना पड़ेगा, सब कुछ वैसे ही, और उतनी ही कॉपी फोटोकॉपी फिर करवानी पड़ेगी व्यक्तिगत विवरण पत्रक की, और वो सब लेके आपको इंटरव्यू हॉल में जाना पड़ेगा, एमपीपीएससी ऑफिस में जाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इस बार, अभी तो हम केवल फोटोकॉपीज भेज रहे हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमें सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाने पड़ेंगे। जिन सब की हमने अब तक फोटोकॉपी लगाई है उन सबके हमें ओरिजिनल्स भी ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले एक इंटरव्यू का कॉल लेटर दिखा देता हूँ। ये इंटरव्यू कॉल लेटर बिल्कुल लेटेस्ट है, 10-15 दिन पहले ही आयोग ने भेजा है, मेरे एक दोस्त का है, तो मैंने उससे लिया है आपको दिखाने के लिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, पहले सिस्टम कुछ और था, पहले सारे डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं ले जाने पड़ते थे हमें वहाँ पे, केवल कुछ नए डॉक्यूमेंट्स आयोग मांगता था, या जो हमारी कमी रह जाती थी वो हमें ले जाने होते थे, जो हम छूट जाता था हमसे, बोला आयोग लिख के भेज देता था हमारे इंटरव्यू कॉल लेटर में कि ये आपका छूटा हुआ है, आपने नहीं भेजा है, तो आप ये अब लेके आइए। ठीक है, लेकिन अब सिस्टम चेंज कर दिया है आयोग ने। अब वो जो भी हम चीज़ें अभी भेज रहे हैं, यही सेम चीज़ें हमें फिर से आयोग मंगवाता है दोबारा से, इंटरव्यू के टाइम जब हम जाते हैं तब। तो हम देख लेते हैं इंटरव्यू कॉल लेटर। ये चूंकि राज्य सेवा परीक्षा का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं है ये इंटरव्यू एडमिट कार्ड, फिर भी लगभग सेम ही होता है, कुछ खास अंतर होता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी कैटेगरी लिखी होती है कि हम किस कैटेगरी से हमने फॉर्म भरा हुआ है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर लिखा होता है कि हम किस भाग के लिए लघु सूचीकृत यानी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 87% के लिए या 13% के लिए। तो ये चीज़ तो हमें पहले से ही पता होती है, रिजल्ट से ही पता होती है। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपके पिता का नाम लिखा होगा या पति का नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, ये सारी डिटेल लिखी होंगी। किस डेट में आपका इंटरव्यू है वो लिखा होगा, और यहाँ पर समय भी लिखा होगा कि किस समय आपको पहुँचना है, 11 बजे 9 बजे, जो भी समय लिखा होगा आपका। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, या पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन, है ना, वीडियो को पॉज करके आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, इन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, ध्यान दें, यहाँ पर कृपया ध्यान दें, आवश्यक निर्देश। साक्षात्कार दिवस को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एवं उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रतियां 2 सेट में चेकलिस्ट परिशिष्ट प्रपत्र 1 निम्नानुसार में अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं, अन्यथा आपको साक्षात्कार प्रक्रिया से वंचित भी किया जा सकता है। स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के एक सेट के रिक्त स्थान पर लेख किया जाए कि यह प्रमाण पत्र राज्य सेवा परीक्षा 2022 पद हेतु प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना है, साथ ही साथ हमें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी करा के उसके 2 सेट बनाने हैं फोटोकॉपी करके, और चेकलिस्ट 2 चेकलिस्ट के अनुसार हमें जमाना है, जो कि चेकलिस्ट अभी दी है रिजल्ट के साथ। उसी चेकलिस्ट की भी हम 2 कॉपी निकलवाएंगे, और उस चेकलिस्ट को हम सबसे ऊपर लगाएंगे, उसके नीचे हम सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे, हमारे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी करवा के हम लगाएंगे। और उसमें से जो हमने 2 सेट बनाए, उन 2 सेट में से किसी एक सेट पर हम ये लाइन लिखेंगे, ये जो अंडरलाइन करके लिखी हुई है ये लाइन हम लिख देंगे, यह प्रमाण पत्र राज्य सेवा परीक्षा 2022 पद हेतु प्रस्तुत किया गया है। अब कहां पर लिखेंगे? फोटोकॉपी में। तो जहां पर भी हमें खाली स्थान देखने को मिले फोटोकॉपी में, जैसे मान ली हमारी मार्कशीट है, मार्कशीट की फोटोकॉपी है, तो उसमें लास्ट में थोड़ी बहुत जगह खाली पड़ी होगी, ठीक है, उस खाली जगह में हम ये चीज लिख देंगे। जैसे पेज का एंड है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली है, तो हम लिख देंगे यह प्रमाण पत्र राज्य सेवा परीक्षा 2022 पद हेतु प्रस्तुत किया गया है, ये हम लिख देंगे। सारी फोटोकॉपी पे हम लिख देंगे, लेकिन केवल एक सेट पे लिखना है, दोनों सेट पे नहीं लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र, निम्नलिखित का मतलब है ये वाले सर। उपस्थिति पत्रक एक मूल प्रति, मैंने बोला था ना कि दोबारा से लेके जाना पड़ेगा, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है उन्होंने, एक मूल प्रति उपस्थिति पत्रक की, व्यक्तिगत विवरण पत्रक की एक मूल प्रति और 5 फोटोकॉपी। देखो जो काम अभी हम अभी कर रहे हैं कि एक ओरिजिनल भर रहे हैं और 5 उसकी फोटोकॉपी करा रहे हैं, तो सेम एक चीज फिर करनी है कि एक आप ओरिजिनल फिर से भरिए, फिर 5 उसकी फोटोकॉपी करवाइए, ठीक है। अनुप्रमाणन फॉर्म,
अनुप्रमाणन फॉर्म की भी हमें 3 मूल प्रतियां, इसकी फोटोकॉपी नहीं करवानी, तीनों हमें अपने हाथ से भर के ले जानी है वहां पे। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जो हमारा इंटरव्यू बोर्ड होता है, इंटरव्यू बोर्ड के सामने हमारा केवल और केवल व्यक्तिगत विवरण पत्रक जो होता है वो जाता है बस बोर्ड में, बाकी और कुछ नहीं आता। अनुप्रमाणन फॉर्म जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में जाएगा। जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो अनुप्रमाणन फॉर्म हमारे डिपार्टमेंट को पीएससी भेज देगा। फिर हम जाएंगे डिपार्टमेंट में, वहां पे हम अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के फिर से अपना डीबी करवाएंगे। डीबी करवाने के बाद हमारा अनुप्रमाणन फॉर्म जो है वो हमारे एड्रेस पर भेज दिया जाता है। चूंकि हमारे एड्रेस पर नहीं भेजा जाता है, हमारा एड्रेस जिस थाने के अंतर्गत आता है उस थाने पर भेज दिया जाता है। फिर जो थाने के प्रभारी होते हैं वो इस बात का वेरिफिकेशन करते हैं कि ये जिस व्यक्ति का इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है या जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है, ये व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण वगैरह तो दर्ज नहीं है, इनका चरित्र ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजें वो वेरीफाई करता है। अटेस्टेशन फॉर्म होता है तो वो वेरीफाई करता है। जो 2 लोगों के आपसे नाम मांगे गए होंगे कि भाई अपने मोहल्ले के 2 लोगों के नाम बताइए, तो उन लोगों से जाके वो लोग पूछते हैं, आप अपने मोहल्ले के जिन लोगों के आपने नाम बताए उनसे जाके पुलिस वाले पूछते हैं, आपके जिस थाने के अंतर्गत आपका घर आता है उस थाने के लोग जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, कैसा इसका चरित्र है, भाई इसका रहन सहन कैसा है, मतलब सारी चीजें, मतलब उत्पाती तो नहीं है, गुंडा टाइप का व्यक्ति तो नहीं, ऐसी चीजें पूछता है। ठीक है, सब जगह मतलब ऐसा नहीं है कि देखो अलग अलग चलन की बात है, कुछ जगह पूछते हैं कुछ जगह नहीं पूछते हैं, फोन से ही पता कर लेते हैं। तो वो पुलिस वालों के ऊपर है, थाने के ऊपर है, वो किस तरीके से ये चीज करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगली चीज देख लेते हैं। ये डी बार वाला, डी बार वाले का मतलब है कि कभी आपको किसी परीक्षा में अगर आपको प्रतिबंधित किया गया हो, विवर्जित किया गया हो, रोका गया हो किसी परीक्षा में बैठने से, तो उसका उसके संबंध में प्रमाण पत्र होता है। तो आप इसमें बताते हैं, इसमें आप लिखते हैं कि भाई मुझे कभी भी किसी परीक्षा से डिबार नहीं किया गया है, विवर्जित नहीं किया गया, और आप नीचे अपने साइन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हाई स्कूल की अंक सूची, 12th की अंक सूची, उसके बाद आपके स्नातक की सारी, और इसमें परास्नातक का नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि राज्य सेवा परीक्षा का है इंटरव्यू कॉल लेटर, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें परास्नातक का भी लिख के आएगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लिख के आएगा। ठीक है, तो उसमें परास्नातक की भी हमें फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी और ओरिजिनल्स भी हमें लेके जाने पड़ेंगे डिग्री के सहित। इसके बाद मूल निवासी होने की स्थिति में रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र, वो भी हमको लेके जाना पड़ेगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र भी लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद वही महिलाओं सॉरी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र महिलाओं का, विवाहित महिलाओं का पिता के नाम के साथ चलेगा, पति के नाम के साथ नहीं चलेगा जाति प्रमाण पत्र। और लड़कों का तो पिता के नाम के साथ हमेशा रहेगा ही। महिलाओं के साथ क्या रहता है कि शादी के बाद उनका जो है ना पति का नाम चलने लग जाता है डॉक्यूमेंट में, तो पति के नाम वाला नहीं चलेगा जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है पिता वाला ही चलेगा, है ना। इसके बाद अगला नॉन क्रीमी लेयर वाला घोषणा पत्र, जो कि हमने डाउनलोड किया था, आप जो कि आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, तो वो आप लगाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाला, इसमें जो है ना आपके उसमें लिख के भी आ जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 बार फॉर्म खुले थे, तो 3 अलग अलग सेशन के उन्होंने मांगे हैं। वही महिलाओं का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन अगर उन्होंने किया है तो उसके संबंध में एफिडेविट लगाएंगे। एनओसी, शासकीय सेवक अगर आप हैं तो आप एनओसी लगाएंगे उसकी। अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर एनओसी आपके पास नहीं है तो उसका आपने जो एप्लीकेशन दे रखा है उसकी एक कॉपी लगाएंगे। शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र, ये भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। हालांकि ये चीज जो है ना इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये जो ना मेनली आयोग अपनी वेबसाइट पर जो भी डाउनलोड फॉर्मेट है उसमें एमपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो है ना उन्होंने डाल रखे हैं फॉर्मेट, फिर वो चाहे ये वाला हो एनओसी वाला और चाहे अभिवचन वाला हो, ये एमपी के एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने डाल रखा है। अब यहाँ पर वो कौन सा वाला मांग रहे हैं इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, जहां तक है एमपी के लिए, एमपी के जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं के लिए। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वाला आप फिर से लेके जाएंगे, दिव्यांगता वाला फिर से लेके जाएंगे, और आईडी कार्ड। तो आपने देख लिया होगा कि सारे के सारे वही सेम डॉक्यूमेंट है जो कि अभी हमें आयोग को भेजने पड़ रहे हैं, यही सेम चीज हमें फिर से इंटरव्यू के टाइम साथ में लेके जानी पड़ेंगी विद ओरिजिनल्स। ठीक है, तो ये हो गई इंटरव्यू की बात। उसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे, इंटरव्यू के टाइम आप जाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, आप रिजर्व कैटेगरी के, तो आपको जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है या यात्रा भत्ता जो है वो मिलेगा। तो आप इसमें आप बैंक डिटेल्स भी साथ में लेके जाएं, वहां पे भर के आए और टिकट वगैरह लगा दें साथ में। ठीक है, तो आपको यात्रा भत्ता मिल जाएगा, जो भी आपका जाने आने में खर्चा हुआ होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगली चीज देख लेते हैं। अगली चीज क्या है, व्यक्तिगत विवरण पत्रक देख लेते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत विवरण पत्रक,
ये देखिए लिखा हुआ है 6 प्रतियों में, तो 1 ओरिजिनल प्लस 5 फोटोकॉपी, ये हमें लेके जाना होगा या अभी भेजना होगा। लेके तो इंटरव्यू के टाइम पे जाना होगा, अभी भेजना होगा। तो यहाँ पर अपना आवेदन क्रमांक लिख देंगे, जो भी आपका आवेदन क्रमांक होगा, एपी करके होगा, एपी से शुरुआत हो रही होगी आपकी, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो एपी करके शुरुआत हो रही होगी। ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पंजीयन क्रमांक को आप छोड़ देंगे, रोल नंबर को आप लिख देंगे, यहाँ पर रोल नंबर लिख देंगे आपका, 6 अंक का शायद रोल नंबर होगा आपका। साक्षात्कार की तिथि आप अभी के लिए छोड़ देंगे, जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाएंगे डॉक्यूमेंट लेके तब आप भर के ले जाएंगे, क्योंकि तब आपको अपनी इंटरव्यू की डेट पता होगी। अभी इसको पूरी तरीके से ब्लैंक छोड़ें, आप कुछ भी नहीं लिखें। उसके बाद विज्ञापन क्रमांक आप इधर लिख दें, उसके बाद दिनांक आप इधर लिख दें। बीच में आप ऐसे एक ऑब्लिक भी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहें तो कॉमा करके भी लिख सकते हैं ऐसे, है ना। परीक्षा का नाम लिख दें, परीक्षा का नाम होगा सहायक प्राध्यापक, ब्रैकेट में आपका सब्जेक्ट परीक्षा डैश 2022, ये परीक्षा का नाम है। आवेदक पद का नाम होगा सहायक प्राध्यापक, ब्रैकेट में आपका सब्जेक्ट। उसके बाद विभाग का नाम है उच्च शिक्षा विभाग, कोमा मध्य प्रदेश शासन। ये जो है ना डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए, बल्कि राज्य सेवा परीक्षा वालों के लिए विभाग बदल जाएगा, उनके लिए आ जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग, और फॉरेस्ट वालों के लिए अलग 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 विभाग हो जाएगा, वन विभाग मध्य प्रदेश शासन, ऐसा हो जाएगा। तो अभी अभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारा जो विभाग है वो है उच्च शिक्षा विभाग, कोमा मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। और हिंदी में ही भरें, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग भी जो है ना अपना जो भी भर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो फॉर्म्स भर रहे हैं वो सबके सब हिंदी में ही भरें, आपको इंग्लिश में भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में कैपिटल में लिख देंगे, आपका जो भी नाम है कैपिटल में लिख देंगे। जैसे आपका नाम है राजेश, तो आप लिख देंगे RAJE, जैसे आप अपना नाम लिख देंगे कैपिटल में। यहाँ पे पिता का नाम लिख देंगे, अगर आप पति का नाम यूज कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो पति का नाम यूज कर सकते हैं महिलाओं के लिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में लिखेंगे, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1996, तो लिखेंगे 1/1/1996, और यहाँ पे लिखेंगे शब्दों में कैसे लिखेंगे, 1 जनवरी 1996, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन में 2023 के संबंध में आयु मांगी गई, तो 2023 के संबंध में आप क्या करेंगे, गूगल पर टाइप करेंगे एज कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर के बाद जो लिंक आएगी उस पर क्लिक करेंगे, उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और किस डेट पर आप अपनी एज चाह रहे हैं तो उसमें आप ये डेट डालेंगे 1/1/2023, तो आपकी एज कैलकुलेट होके आ जाएगी कि आप इतने वर्ष इतने माह इतने दिन के थे उस दिन 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु ये थी। तो आप उसमें लिख देंगे कि जैसे कि आपकी उम्र आ जाएगी 27 वर्ष 10 माह 15 दिन, ऐसे मान लो आ जाती, तो आप भर देंगे। इसके बाद जन्म स्थान, शहर, तहसील, जिला, राज्य। तो इसमें कुछ लोगों को डाउट है कि भाई जन्म स्थान हम लिखें कि नहीं लिखें, या जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का लिख दें, क्योंकि हमारा जन्म दूसरे जिले में हुआ था, दूसरे राज्य में हुआ था, तो क्यों फालतू के सवालों से बचें, क्यों फालतू के सवालों से सवाल मोल लें, फिर वहाँ के सवाल पूछने लग जाएंगे, वो दूसरे जिले के सवाल, हमें दूसरा जिला भी स्टडी करना पड़ जाएगा। तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये चीज़ें ऑफिशियल नहीं है कि भाई आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा होता है, आप घोषणा करते हैं लास्ट में जाके कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है ना, और अगर असत्य पाई जाती है तो मैं इस परीक्षा से इस मेरी जो कैंडिडेचर है, मेरा अभ्यर्थता है, उससे मैं वंचित हो जाऊंगा। ये घोषणा में करके साइन करना होता है नीचे, तो अपने रिस्क पर करें ये काम। बाकी मैं तो सलाह दूंगा कि आपका जहाँ पे जन्म हुआ है वहीं लिखें, जैसे मान लीजिए आपका गाँव हुआ है, आपका जैसे कोई गाँव है, जैसे मान लो देवरा गाँव है, तो यहाँ पे लिख देंगे ग्राम देवरा। किसी शहर में हुआ है तो शहर का नाम लिख देंगे, टाउन का नाम है तो टाउन का नाम लिख देंगे, ठीक है। वो किस तहसील में पड़ता है या किस शहर में पड़ती है वो जगह, तो वो लिख देंगे आप। अच्छा, कुछ लोगों का रहता है कि हॉस्पिटल में पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे, नहीं, हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखना है आपको उस शहर का नाम लिखना है मेनली। उसके बाद कौन सी तहसील है, किस शहर के अंतर्गत आता है, तो वो लिख दें। जैसे मान लीजिए आपका जन्म जबलपुर में हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे आप जबलपुर, यहाँ पर भी लिख देंगे जबलपुर, तहसील काट देंगे, शहर पे आप टिक कर देंगे ऐसे। जिला कौन सा है तो जिला भी जबलपुर लगेगा, फिर राज्य मध्य प्रदेश, ऐसे आप इसको भरेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आप यहाँ पे लगेंगे जन्म से। आप कुछ वर्षों से रह रहे हैं जैसे 10 साल 15 साल, तो आप बताएंगे कब कितने साल से रह रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि 10 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहे हैं। और जो लोग जिनका जन्म ही मध्य प्रदेश में हुआ है तो वो लिखेंगे जन्म से। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप बताएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आप हाँ, सॉरी यहाँ पर हाँ नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे आप हाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप कि आप
किस कैटेगरी से रिजर्व है। जैसे मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आप लिखेंगे आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अगर आप अनुसूचित जाति में रिजर्वेशन है तो आप लिखेंगे अनुसूचित जाति। अगर आप जनजाति में हैं तो लिखेंगे अनुसूचित जनजाति, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, उसका नंबर लिखेंगे आप यहाँ पे। अगर नंबर बहुत लंबा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से ऊपर से लिखना शुरू करें, यहाँ तक आ जाएगा वो नंबर। उसके बाद किस डेट को वो जारी हुआ है आपका सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद क्या उसको विधिवत अधिकारी द्वारा जारी किया गया, जैसे है ना, जैसे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वाला कम से कम तहसीलदार लेवल के अधिकारी से जारी हुआ होना चाहिए, तो आप उसको लिख देंगे कि हाँ। यहाँ पे लगभग सभी लोग हाँ ही लिखेंगे, ना कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि भाई जब सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी नहीं किया गया हो तो वो सर्टिफिकेट मान ही कैसे होगा। इसके बाद है वर्तमान डाक का पता, तो आप वर्तमान जहाँ पर भी निवास कर रहे हैं वो आप लिखेंगे, वर्तमान डाक का पता। यहाँ पर भी वैसी ही बात है कि भाई यहाँ पर क्यों हम दो दो जिलों की जानकारी से जो है ना दो दो जिलों के सवाल झेलें। जैसे मान लीजिए आप इंदौर में रह रहे हैं तैयारी के लिए, बाकी आप मूल्यवासी जबलपुर के हैं, तो क्यों ना हम जबलपुर के ही दोनों जिले वो दोनों जगह हम जबलपुर के एड्रेस लिखें। तो ये चीज़ अपने रिस्क पर करें। ठीक है, ये चीज़ अनऑफिशियल है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप वर्तमान निवास कर रहे हैं उसका नाम लिखें। कौन सा आप गांव है तो गांव, कौन सा शहर है तो शहर, उसका जिला, राज्य और पिन कोड आप लिख दें। स्थायी पता यहाँ पर लिख दें। मूल निवासी आप कहाँ के हैं तो उस जगह का नाम लिख दें, उसके बाद उसका जिला लिख दें। अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालें, ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। अपना मोबाइल नंबर एक है तो एक, दो है आपके पास तो दो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल्स आपको देनी है, तो आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल किया है तो आप उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। जैसे आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से किया है तो आप तो यहाँ पर आप लिख भी सकते, यहाँ पर लिख सकते हैं आप एमपी बोर्ड भोपाल, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप एमपीवीएसई भोपाल, या पूरा लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भोपाल। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं, एमपी बोर्ड भोपाल, या जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। किस साल में आपकी 10th पास हुए थे वो आपकी मार्कशीट पर लिखा होता है कि आपने किस साल में पास किया, तो वो लिख सकते हैं। किस डेट पे आप पास किए तो डेट भी आप लिख सकते हैं, आपकी मार्कशीट पे डेट लिखी होती है ना। तो बता दूंगा मैं कौन सी डेट लिखनी है आपको, मार्कशीट भी दिखा के मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिखना है कि किस श्रेणी में आपने पास किया, तो आप यहाँ पर प्रथम में किया तो प्रथम, द्वितीय में किया द्वितीय, तृतीय में किया तो तृतीय। उसके बाद आपके प्राप्तांक कितने हैं, तो प्राप्तांक जैसे मान लीजिए आपके 600 में से 402 प्राप्तांक है तो आपसे लिखेंगे 402/600। उसके बाद प्रतिशत कितना बना तो आप यहाँ पर परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए आपका 83% बना तो आप इसे लिख देंगे। और यहाँ पर विषय कौन कौन से थे तो आप अपनी मार्कशीट उठा के देखेंगे 10th की, उसमें आपको पता चल जाए कौन कौन से विषय थे। तो यहाँ पे विषयों की जानकारी लिख देंगे, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ये आप विषय लिख देंगे यहाँ पर। वैसे ही आपको 12th की जानकारी देनी है, सेम ऐसे ही स्नातक में आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम लिखना है अपने, किस साल में आपने किया फाइनल वो लिख देंगे, किस डेट में आपको फाइनल की मार्कशीट मिली, मार्कशीट पे डेट मेंशन होगी वो लिख देंगे। यहाँ पर परसेंटेज वगैरह की चीज़ें वैसे ही लिखेंगे। और ये सब वैसे ही भरना है, इसका पीजी का भी वैसे ही भरना है। अन्य वांछित अर्हताएं, तो इसमें नेट वाले नेट की वांछित योग्यता बता सकते हैं, सेट वाले सेट की बता सकते हैं, किसी के पास गेट है तो गेट बता सकते हैं, पीएचडी है तो पीएचडी बता सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी जो भी हो स्पेशल वो बता सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास और भी अर्हताएं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर नेट डाल दिया, नेट के अलावा आपके पास और भी जो भी हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें किसी ने मतलब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर रखी होती हैं आज के ज़माने में, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं अतिरिक्त में। ठीक, वो यहाँ पर आप लिख देंगे कि भाई जैसे मान लीजिए किसी ने पीजीडीसीए कर रखा है तो वो बता देगा यहाँ पर, किसी ने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर्स कर रखा है, तो ऐसी जो भी आपके पास एक्स्ट्रा डिग्री वगैरह है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद अनुभव, जैसे हमने बात की थी ना कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें काम करेगा। जो भी एसटी विद्वान है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, उनसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसके नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि भाई आपने कौन किस पद पर हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, कब से कब तक काम कर रहे हैं, आपकी वेतन वगैरह क्या है, अनुभव वगैरह की जानकारी, ये जो भी एक्सपीरियंस का लाभ ले रहे हैं वो यहाँ पर जिन पर ये चीज़ लागू हो रही है अनुभव वाली, वो इसको बेटर समझ सकते हैं, तो वो चीज़ें अपने हिसाब से भर लेंगे। उसके बाद आप अगर आप एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आप कर्मचारी हैं, चाहे आप शासकीय हो, चाहे आप अर्धशासकीय हो या अशासकीय हो, किसी भी प्रकार के हो, और आप काम कर रहे हैं कहीं पर जॉब कर रहे हैं एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो उसकी जानकारी आप, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप एमपी गवर्नमेंट में ही काम कर रहे हो। एमपी गवर्नमेंट में कुछ लोग गवर्नमेंट होते हैं एम्प्लॉई, कुछ लोग अर्धशासकीय होते हैं, कुछ लोग अशासकीय होते हैं, जैसे आउटसोर्सिंग वगैरह पे काम कर रहे होते हैं भाई बहुत सारे लोग संविदा पे काम कर रहे होते हैं, तो सभी प्रकार के लोग कर रहे होते हैं गवर्नमेंट में काम, तो वो अपनी जानकारी दे सकते हैं किस पद पर है वो, अभी किस कार्यालय में काम कर रहे हैं, कार्यालय का प्रकार कैसा है, शासकीय है, अशासकीय है, अशासकीय है ना, अर्धशासकीय है, कब से कब तक आपने सेवा दी, नियुक्ति का प्रकार क्या है, आप नियमित हैं, संविदा हैं, मानदेय पर हैं या किसी और योजना वगैरह में हैं, वो आप बता सकते हैं। आपको
कुल वेतनमान, आप जिस ग्रेड पे हो वो लिखेंगे, और टोटल भत्ते वगैरह जोड़ के आपको वेतन कितना बनता है वो यहाँ पर लिखेंगे आप अपने। इसके बाद इस कॉलम में आप अपने डिपार्टमेंट या आपका जो ऑफिस है, अपने ऑफिस का यहाँ पर ईमेल आईडी लिखेंगे, और यहाँ पर उसका टेलीफोन नंबर लिखेंगे। आपने एनओसी वगैरह ली है कि नहीं ली है, क्या है, तो अगर आपने ले ली है तो उसमें हाँ लिख देंगे, नहीं ली है तो नहीं लिख देंगे, और हाँ के बाद अगर संलग्न है तो आप लिखेंगे हाँ संलग्न है। ठीक है, ये एक सेवा हो गई। आपने 2-3 सेवाएं कर रखी हैं तो वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यदि आप अन्य किसी संस्थान में काम कर रहे हैं या मध्य प्रदेश शासन को छोड़कर आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं तो उस काम की जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। कहाँ जॉब कर रहे हैं, शासकीय जॉब कर रहे हैं, अर्धशासकीय या शासकीय, तो वो सारी चीज़ें सेम वैसे ही जैसे पिछले में था वैसे ही आपको भरना है यहाँ पर। अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी है तो उनको छूट मिलती है, दिव्यांग कैटेगरी तो उन सबको छूट मिलती है एज में। अगर आप एज की छूट ले रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन खोल के देखेंगे, नोटिफिकेशन में पॉइंट किस पॉइंट के अंतर्गत आपको छूट मिल रही है, तो वो पॉइंट आप यहाँ पर अंकित करेंगे। जैसे मान लीजिए 15.4 के अंतर्गत आपको छूट मिल रही है तो यहाँ पर 15.4 आप ऐसे लिख देंगे। क्या आप भारत के नागरिक हैं तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद आप देख लेंगे इसको कि आप कहाँ पे आपको हाँ भरना है, कहाँ पर नहीं भरना है। जो चीज़ें आपको नहीं भरना है आप उस पर सिंपली लिख सकते हैं लागू नहीं, ऐसे लिख दें लागू नहीं। जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग नहीं है तो आप लिख देंगे आप लागू नहीं। आप अपने हिसाब से इसको भर लें। और इसके बाद हाँ, यदि आप यदि सॉरी आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियां वगैरह प्रकाशन आदि देना चाहें तो बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई सारे लोगों ने कई सारे अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करवा रखे होते हैं तो उनके रिसर्च पेपर की जानकारी वो यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं है तो आप अपनी हॉबीज की जानकारी दे सकते हैं। आपकी हॉबी क्या है, आप सिंपली यहाँ पर लिखें ऐसे हॉबी, हॉबी अंडरलाइन कर दें, हॉबी को डैश करके आप अपनी हॉबी लिख सकते हैं। आपकी मल्टीपल हॉबी यानी एक से ज़्यादा हॉबी है तो ऐसे लिख दें नंबर 1 हॉबी ये, नंबर 2 हॉबी ये, ऐसे आप लिख दीजिए। उसके बाद हम व्यक्तिगत विवरण पत्रक के अंत में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये पूरा कॉलम आपको नहीं भरना है अभी। ये कब भरना है, जब आप फोटोकॉपी करवा लेंगे तब। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए और आप फोटोकॉपी करवा लीजिए। फोटोकॉपी करवाने के बाद आपको इसमें भी भर देना है और जो आपने 5 फोटोकॉपी करवा रखी है उनमें भी भर देना है इस पूरी जानकारी को, यानी दिनांक, स्थान। स्थान में क्या भरेंगे, अच्छा जिस जगह पे आप अभी हो, जिस जगह पर बैठकर अभी जिस शहर में बैठकर आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो भर दें। जैसे कुछ लोग गांव में होते हैं तो जिले का नाम लिख दें। जैसे मान लीजिए आप विदिशा जिले की किसी गांव में बैठ के आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप सिंपली लिख दें विदिशा, ऐसे लिख दें जिले का नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर कर दें, यहाँ पर उम्मीदवार अपना नाम लिख दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत विवरण पत्रक। इसके बाद हम देखते हैं अनुप्रमाणन फॉर्म। ये रहा अनुप्रमाणन। अनुप्रमाणन में भी सेम चीज है, रोल नंबर। अच्छा एक चीज और थी उसमें, मैं बता देता हूँ अभी, वो भी ना गड़बड़ ना कर लें आप, इसमें बता देता हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पर ना फोटो, ये यहाँ पे अपना फोटो चिपकाएंगे आप, पासपोर्ट साइज का फोटो। बेटर होगा कि आप सूट और टाई के साथ फोटो खिंचवा कर चिपकाएं यहाँ पर, ये बेहतर रहेगा। और नहीं है तो भी आप जैसा भी आपका फोटो है वो चिपका सकते हैं। उसके बाद आपको हस्ताक्षर अभी नहीं करने हैं इसमें बनने के साथ, जब आप फोटोकॉपी करवा लेंगे उसके बाद यहाँ पर साइन करने हैं। इसमें भी करने हैं इस ओरिजिनल कॉपी में, और सभी फोटोकॉपी वाली कॉपीज में भी आपको साइन करने हैं यहाँ पर। ठीक है, और फोटो यहाँ पर चिपका देना है। जो लड़कियां हैं वो जिस तरीके से साड़ी या फिर सूट वूट पहन के जो भी इंटरव्यू जिस तरीके से भी जाने वाली है उस तरीके से फोटो खिंचवा के चिपका सकती हैं। बाकी आपको जैसा भी चिपकाना चाहे फोटो आप चिपका सकते हैं, है ना, फॉर्मल फोटो होना चाहिए। इसके बाद हम अनुप्रमाणन पर बात कर रहे थे, तो इसमें फोटोकॉपी में करवानी नहीं है तो आप फोटो आराम से चिपका सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन क्रमांक, यहाँ पर रोल नंबर, परीक्षा का नाम, पद का नाम, ये सारी चीज़ें हम भर ही चुके हैं उसमें। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपका सर नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा पता है तो इसमें थाने का नाम आप जरूर लिखेंगे क्योंकि थाने से ही वेरिफिकेशन होता है। आप अपना थाने का नाम लिखेंगे, वर्तमान का पूरा पता वो भर देंगे। उसके बाद आप अपना स्थायी पता भरेंगे। उसके बाद ये पाकिस्तान के मूल निवासी, तो उसमें अगर आप हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सॉरी, मूल निवासी नहीं, अगर आप पाकिस्तान से मूलतः आप पाकिस्तान के रहे हो और वहाँ से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हो, जैसे आज़ादी के टाइम पे हमारे कुछ लोगों के पूर्वज जो है ना पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करके आए थे, तो किस तारीख को आए वो सारी चीज़ें, हालांकि ये ना के बराबर लोग होते हैं तो ज़्यादा नहीं डिस्कस करना है इस पर। आधार नंबर,
अपना मेल आईडी, यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर अपने, एक है तो एक मोबाइल नंबर। उसके बाद आप कहाँ पर आप पिछले 5 वर्षों में, ऐसा लिखा होगा सॉरी, हाँ पिछले 5 वर्षों के दौरान आप 1 वर्ष से अधिक समय तक जिन जिन जगहों पर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, विदेश विदेश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जहां पर भी आप रहे हैं पिछले 5 सालों में, तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर देने वाले हैं। और 21 साल की आयु के बाद आप जहां पर रहे हैं वही बताना है आपको, ठीक है। हाँ, 1 साल से ज़्यादा रहे हो वहीं की जानकारी देनी है, 1 साल से कम रहे हैं वहाँ की जानकारी नहीं देनी है, ठीक है। तो कब से कब तक रहे, तो आप बता सकते हैं कि भाई जुलाई इतने से लेके जून इतने तक रहे हैं हम। यहाँ पर पता बता देंगे, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा आपको, थाने का भी नाम इसमें लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे लिखा हुआ है ग्राम, थाना, जिला, घर क्रमांक, गली वगैरह, इस तरीके से आप अपना एड्रेस बताएंगे जहाँ पर भी आप रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर बताएंगे वो, आप बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा आपको। वहाँ का जो आपका एड्रेस है वो किस जिले के अंतर्गत आता है और वो जिला किस राज्य में आता है वो आप यहाँ पर बताएंगे। और आपका रहने का उद्देश्य क्या है, जैसे आप मूल निवास है आपका तो लिख देंगे यहाँ पर मूल निवास। कहीं पर आप पढ़ाई के लिए रहे हैं तो आप लिख देंगे अध्ययन हेतु। कहीं पर आप जॉब हेतु लिखेंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, व्यवसाय या फिर जॉब हेतु, ऐसा कुछ लिख देंगे आप, जो भी आप ठीक समझें। उसके बाद अपनी माता या पिता में से किसी एक की जानकारी यहाँ पर देनी है। आप जैसे पिता की जानकारी दे रहे हैं तो पिता की दीजिए, माता की देना चाह रहे हैं तो माता की दीजिए, उनका नाम और फिर उनका सरनेम। फिर अपने माता या पिता जिसकी भी आप जानकारी दे रहे हैं उनका एड्रेस, वर्तमान वाला एड्रेस, और उनका परमानेंट एड्रेस। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट में है या शासकीय है, प्राइवेट है, अन्य है, कृषि करते हैं तो आप लिख देंगे ऐसे, कृषि करते हैं तो कृषि ब्रैकेट में अन्य। उसके बाद अगर वो कोई सेवा में हो, कोई सर्विस करते हो, जॉब में हो, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, अपने माता या पिता जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर हमें नेशनलिटी, राष्ट्रीयता बतानी है, तो पिता की राष्ट्रीयता क्या है, माता की क्या है, पति या पत्नी की क्या है, उम्मीदवार की क्या है। अगर आपके पति पत्नी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे लागू नहीं। उम्मीदवार यानी आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आप भारतीय, इसमें आप लिखेंगे भारतीय, है ना, इंडियन है तो। उसके बाद पति पत्नी का जन्म स्थान, अगर आप शादी नहीं हुई है आपकी तो आप लिख देंगे लागू नहीं। अभी तक की जन्म तारीख, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। वर्तमान आयु, आज की डेट में आपकी आयु क्या है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे वहीं से एज कैलकुलेटर से, तो वो आप बता देंगे आज की डेट की आयु। इसमें 2023 वाली नहीं बतानी है, एक 2023 वाली नहीं बतानी, इसमें आपको आज की डेट, आज की बतानी है, आज की आयु, ठीक है। वर्तमान आयु, मैट्रिक परीक्षा यानी 10th जब आपने पास की थी उस समय आपकी एज क्या थी, तो वो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी उस पर जो डेट डली है उस डेट को एज कैलकुलेटर में डालिए। एक तो एज कैलकुलेटर में आपकी डेट ऑफ बर्थ हमेशा रहेगी, दूसरी डेट चेंज होती रहेगी, यानी आप किस डेट को अपनी एज चाह रहे हैं वो वाली डेट डलेगी एज कैलकुलेटर में। तो जैसे आपने 10th कब की थी तो वो वाली डेट आपकी मार्कशीट में मिल जाएगी, 10th की मार्कशीट में वो वाली डेट वहाँ पर डालिए, सबमिट पर क्लिक करिए और खुल के आ जाएगी, उसमें कैलकुलेट होके आ जाएगी आपकी एज कितनी थी उस टाइम। तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई इतने वर्ष इतने माह, दिन वगैरह हम लिखना चाह रहे हैं तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका जन्म स्थान, इस पर हम बात कर ही चुके हैं। आप कहाँ के निवासी हैं वो निवास वाली जगह आप बता देंगे, मूल निवास की बतानी है, आप कहाँ के मूल निवासी हैं। और आपका जन्म कहाँ पे हुआ था उसकी जानकारी आप बता सकते हैं यहाँ पर। आपका धर्म कौन सा है वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद रिजर्वेशन वाली चीज़ कि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप उस पर लिखेंगे हाँ, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। किस श्रेणी में रिजर्वेशन है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, ये आप बताएंगे यहाँ पर। और जाति का नाम, अपने जाति का नाम लिख देंगे, आप जिस जाति से बिलोंग करते हो। उसके बाद आ जाएंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। इसमें हमें केवल उन्हीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है जहाँ पर 15 साल की आयु से बाद की, यानी जब आपकी एज 15 साल थी, 15 वर्ष जब आपकी एज थी, वहाँ से लेके आपने जो लेटेस्ट एजुकेशन आपने कंप्लीट की है, कोई डिग्री या डिप्लोमा या आपने जो भी कंप्लीट किया है, वहाँ तक की आपको जानकारी देनी है। सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए 15 साल की एज में आपने 10th किया था तो आप यहाँ पर 10th लिख देंगे। जिन्होंने 15 साल से पहले ही 10th कर लिया था तो वो 11th से या 12th से जानकारी देंगे अपनी। तो यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, जैसे आप 10th बता रहे हैं, प्रवेश की तारीख। अब प्रवेश की तारीख को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है लोग कि प्रवेश की तारीख क्या लिखे, तो जनरली स्कूल्स में और कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं वो जुलाई में होते हैं। बाकी आपको अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह से किया तो उसमें अलग होती है प्रवेश की तारीख, वो फिर आपको देखनी पड़ेगी आपने किस महीने में प्रवेश लिया था। आपको डेट नहीं बतानी, आप महीना और वर्ष बताइए चलेगा, ठीक है। तो अगर स्कूल की जानकारी तो आप उसी हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जुलाई 2012 में एडमिशन लिया था, आप लिखेंगे जुलाई 2012 से
उसके बाद अपनी मार्कशीट निकालिए, मार्कशीट में जो डेट डली है उस डेट का महीना, जैसे मान लीजिए मई लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखिए मई 2013, क्योंकि एक साल में हो जाती है आपकी 10th, 2012 से 2013। ठीक, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम बता देंगे, आपने 10th की डिटेल्स लिखी है तो यहाँ पर लिख देंगे 10th। उसके बाद प्रमाण पत्र अंक सूची में अंक सूची क्रमांक लिख दें, या तो आप उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होता है, तो वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर रोल नंबर आराम से लिख सकते हैं, नहीं तो सर्टिफिकेट नंबर लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरी डिटेल, तीसरी डिटेल, चौथी डिटेल, पांचवी डिटेल, आपकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर आप कहीं कोई जॉब वॉब की है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, वही आपने कहाँ पर कौन सी जॉब की है, कब से कब तक की है, वहाँ का पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह दे सकते हैं वहाँ का, एसटीडी कोड सहित, है ना, जो टेलीफोन नंबर होगा वो। और सेवा आपने छोड़ दी है तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि कारण बता देंगे क्यों छोड़ दी। और आपने छोड़ी नहीं है तो आप इसको लिख देंगे लागू नहीं। इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, अगर आपको नोटिस देकर आपने जॉब छोड़ी है ऐसा वैसा है तो आप उसमें लिख देंगे, अगर आप पे लागू होता है तो आप लिख देंगे हाँ नहीं जो भी है, और अगर आप पे लागू नहीं होता है तो आप लिख देंगे कि लागू नहीं। इसको आप पढ़िए और आप बड़े आराम से इनके आंसर कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए, तो आप कभी जैसे मान लीजिए गिरफ्तार नहीं किए गए तो अब हाँ को आप ऐसे काट देंगे और नहीं पे आप ऐसे टिक करेंगे और उसको लिखेंगे भी यहाँ पर जैसे नहीं, ऐसे लिखेंगे भी। तो ऐसा ही आपको इन सभी कॉलम्स में करना है। इन सभी कॉलम्स में करने के बाद जो भी चीज़ें आप आपके मतलब की नहीं उन पे आप लागू नहीं लिखते जाएं। यहाँ पर दिनांक, जिस दिनांक को आप फॉर्म भर रहे हैं, वो जिस जगह पर आप भर रहे हैं, जिस शहर में आप भर रहे हैं, वो आपके साइन, आपका नाम, उसके बाद आप अपने मोहल्ले के तो रेफरियों के नाम। तो ये कहाँ के लिखने हैं आपको, ये टेम्पररी एड्रेस वाले नहीं लिखने, आपको परमानेंट एड्रेस वाले ये लिखने हैं आपको, जहाँ का आप जो आप परमानेंट एड्रेस भर रहे हैं। तो अपने मोहल्ले के 2 लोगों के नाम आप लिख दीजिए, जो गंभीर लोग हैं, जो आपको जानते हों अच्छे से, है ना, तो उनको आप लिख सकते हैं। और ये जो 2 लोग हैं ये आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए, ये 2 लोग आपके मोहल्ले के ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको जानते परिचित हैं, आपको जानते पहचानते हैं, और कहीं ना कहीं आपके ब्लड रिलेशन में नहीं। आप ऐसे 2 लोगों के नाम बता सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, मैंने जो आपको बोला था ना कि आप जो भी जानकारी देते हैं वो ये लिखा है, देखो कि पूर्ववर्ती जानकारी जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही है और पूर्ण है, मैं किन्हीं परिस्थितियों से अवगत नहीं हुई, जिस कारण ये पूरी लिखी हुई है इनकी कहानी। उसका दिनांक, स्थान, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, आपने घोषणा कर दी कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है, और अगर झूठी पाई जाती है तो मुझे बिना कोई कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएफ। इसमें आपको सॉरी, ये डीएफ नहीं था, ये अनुप्रमाणन फॉर्म था, और इसमें हमें कुछ भी नहीं भरना है। ये हमारे डिपार्टमेंट में जाएगा, जहाँ पर भी हमारी नियुक्ति होनी होगी ये पूरा हमारा नियोक्ता भरेंगे, नियुक्ति करता है हमारे भरेंगे, ये हमें नहीं भरने की जरूरत है, ये बिल्कुल हमें खाली छोड़ देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगली चीज़ की। अगली चीज़ क्या है मैं देख लेता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मार्कशीट में कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी होती है। तो देखिए, ये जैसे मार्कशीट है तो इस मार्कशीट में लिखा है, ये देखिए, ये होता है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो आपको ये लिखना है प्रमाण पत्र क्रमांक, ठीक है। और इसके बाद इसमें इधर कहीं लिखी होती है, अगर आप दूसरे बोर्ड से, एमपी बोर्ड में ऐसे ही होता है, आप किसी दूसरे बोर्ड से आपने 10th वगैरह की है तो वहाँ पर कहीं कहीं ना कहीं डेट जरूर मेंशन होगी, किस डेट पे वो मार्कशीट जारी हुई है, तो उसकी डेट जरूर होती है। तो ये डेट यूजफुल है, ये डेट, और ये इसका सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर रोल नंबर होगा तो रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं। एक जगह रोल नंबर लिख सकते हैं, एक जगह रोल नंबर का ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर आपको यही लिखना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, देखिए ये लिखा है आपने किस साल में 10th की, ये लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ होता है सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपके विषय लिखे हुए होते हैं, तो आप विषय भी एक जगह लिखने को पूछे गए तो आप विषय भी देख सकते हैं अपनी मार्कशीट वगैरह में। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेट वगैरह का भी, नेट में भी सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है। आप नेट की जानकारी देंगे तो देखिए नेट पे भी यहाँ पर लिखा होता है, ये है सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट नंबर देख के आप लिख सकते हैं जो आपने विशेष अर्हता वगैरह बताई थी वहाँ पर। उसके अलावा आगे देखते हैं कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ हो जो हम बता सकें आपको, देख लेते हैं। ये देखिए 8713 वाला मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये हमें भरना होता है, इसमें आप नॉर्मली विज्ञापन क्रमांक और दिनांक हमें पता ही है, परीक्षा का नाम हमें पता ही है, पद का नाम हमें पता ही है, साक्षात्कार की तिथि या ब्लैंक छोड़ेंगे, रोल नंबर यहाँ पर भर देंगे आप अपना, जो भी रोल नंबर है यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो वही भरना है जो कि रिजल्ट में आया है अभी।
यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर पिता या पति का नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, आज की दिनांक लिखेंगे, ये सॉरी इसमें कोई दिनांक नहीं लिखेंगे या इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। को आयोग के उपरोक्त विज्ञापन परीक्षा पद हेतु साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुआ हूँ, यहाँ पर बिल्कुल खाली छोड़ेंगे आप इसको। साक्षात्कार पत्र में उल्लेखित अनुसार मुझे मुख्य प्रावधिक भाग के लिए, आपको पता ही है कि आप 87 वाले में शॉर्ट लिस्टेड हुए या 13 वाले में, तो आप जिसमें भी हुए मुख्य में हुए तो आप यहाँ पर लिख देंगे मुख्य। अगर आप प्रावधिक में हुए हैं तो यहाँ पर लिख देंगे आप प्रावधिक। ठीक है, फिर से आप वही चीज लिखेंगे मुख्य प्रावधिक वाली, यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप दिनांक, स्थान, अपने हस्ताक्षर, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका पता, ये सारी चीज यहाँ पर पता परमानेंट वाला भरिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ और हो। डी बार वाला ये फॉर्म है, डी बार वाला विवर्जित वाला, ये देख लेते हैं। इसमें लिखा है साक्षात्कार तिथि, इसको भी आप खाली छोड़ेंगे। विज्ञापन क्रमांक को दिनांक लिखेंगे, परीक्षा का नाम यहाँ पर लिखेंगे, पद का नाम लिखेंगे, आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पिता या पति का नाम लिखेंगे, यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आज की दिनांक, ये भी आप खाली छोड़ेंगे। ये इंटरव्यू वाला है कि इंटरव्यू की डेट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तो इंटरव्यू की डेट आपको अभी पता नहीं तो उसको खाली छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने साइन करेंगे, यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना वर्तमान का पता लिख देंगे, यहाँ पर आप वर्तमान पता लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ और बचा हुआ ओबीसी वाला देख लेते हैं। नॉन क्रीमिलियर का घोषणा पत्र होगा ये, तो इसमें देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र का फॉर्म, ये हो गया। साक्षात्कार की तिथि खाली छोड़ेंगे, रोल नंबर खाली छोड़ेंगे, विज्ञापन का क्रमांक, दिनांक लिखेंगे, परीक्षा का नाम लिखेंगे, पद का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने पिता या पति का नाम लिखेंगे, सॉरी पिता का नाम लिखेंगे, पति का नाम नहीं, क्योंकि ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए है तो इसमें पति का नाम नहीं चलता है, पिता का नाम लिखेंगे। इसमें आप कहाँ के रहने वाले हैं आप अपना पता डालेंगे, जिला, राज्य में तो मध्य प्रदेश ही आएगा, किसी और का तो मतलब ही नहीं है, तो यूआर में चले जाते हैं अदर स्टेट वाले। तो यहाँ पर इसके बाद मैं किस जाति से संबंध हूँ, आप अपनी जाति बताएंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे, अभी तक का यानी कि अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद कुछ और बचा हो तो देख लेते हैं, मेरे ख्याल से अब हो गया है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला है, एमपी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उसमें सबसे शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र, इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इंटरव्यू की डेट खाली छोड़ेंगे, विज्ञापन क्रमांक लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, इंटरव्यू की डेट अभी हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तब हमें खाली छोड़नी है, बाकी जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे वहां पर तो हमें ये डेट लिख के ले जानी पड़ेगी। जब हम दोबारा से डॉक्यूमेंट सारे ले जा रहे होंगे इंटरव्यू के टाइम पे तो हमें वहां पर डेट लिखनी है। अभी हमें डेट पता ही नहीं है तो हम लिखेंगे क्या, परीक्षा का नाम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पद का नाम लिख देंगे, यहाँ पे अपना रोल नंबर, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके पद का नाम, अभी आप कहाँ पर पोस्टिंग है आपकी वो लिखेंगे, आपका डिपार्टमेंट लिखेंगे, आवेदन की दिनांक पर शासकीय सेवक था हाँ या नहीं, आपने जॉब छोड़ दी है तो नहीं लिखेंगे, और आप अभी जॉब कर रहे हैं तो हाँ लिखेंगे। साक्षात्कार दिवस पर आवेदन यानी फॉर्म भरते टाइम की बात है, और ये जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब की बात है, तब भी आप सेवा में हैं तो आप हाँ लिखेंगे, आपने छोड़ दी है जॉब तो नहीं लिखेंगे। नियुक्ति का प्रकार क्या है, यानी आप नियमित हैं या फिर संविदा पर हैं, परिवीक्षा में है, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे, जैसे कि संविदा, नियमित, नियमित स्थायी रूप से, नियमित अस्थायी रूप से, ऐसा। ये प्रोबेशन पीरियड में जितने भी हैं अभी जिनका प्रोबेशन चल रहा है वो ये लिखेंगे नियमित अस्थायी, और जिनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है वो लिखेंगे नियमित स्थायी, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं वो लिखेंगे संविदा। वेतनमान ग्रेड पे सहित जिसमें नियुक्ति है, वेतनमान और ग्रेड पे और आवेदक के हस्ताक्षर, ये आप कर देंगे। इसमें एमपी गवर्नमेंट जैसा कुछ भी, एमपी गवर्नमेंट के लिए ये लिखा हुआ देखिए, मैं मध्य प्रदेश शासन का कर्मचारी हूँ, तो जो एमपी गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे हैं उनको ये नहीं भरना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट की जॉब में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, तो उनको नहीं भरना है ये वाला, ये सिर्फ एमपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे हमने जो भी डाउट्स थे आपके उन सब पे ही हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अभी आखिरी चीज़ और है कि आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जिस तरीके से मैंने बताया चेकलिस्ट के हिसाब से आप इन सारे डॉक्यूमेंट को बनाकर लगाकर उसी ऑर्डर में लगाकर आप एक A4 साइज का लिफाफा खरीदेंगे, उस लिफाफे के अंदर इनको रखेंगे और लिफाफे को बंद कर देंगे। लिफाफे के ऊपर आप लिखेंगे, उसमें दिया हुआ है आपका, इसमें बता देता हूँ आपको, ये रिजल्ट था ना, रिजल्ट में लिखा हुआ है सब कुछ, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। रिजल्ट ये देखिए, इसमें हम देख लेते हैं एक बार, उसमें हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे प्रति सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, रेसिडेंसी एरिया इंदौर,
ठीक है, इसके बाद आप पिन भी लिखेंगे। पिन, पिन क्या है? तो पिन जो भी रहेगा वो आप देख लें एक बार इंटरनेट की हेल्प से। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ पिन क्या रहता है। अभी एक सेकंड दीजिए, मैं आपको इंटरनेट की हेल्प से पिन बता देता हूँ क्या पिन रहता है। तो ये पिन रहेगा 452 001। पिन रहेगा 452 001। ये इंदौर के इस रेसिडेंसी एरिया का पिन कोड है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिफाफे में एक जगह पर, कहीं पर खाली जगह पर नीचे या कहीं पर भी, आप जहां पर भी आपको लिखना हो, फ्रंट साइड पे लिफाफे पर आपको ये जो अंडरलाइन वाली चीज है ये लिखनी है। आप जिस भी विषय के हो उस विषय का नाम लिखना है। ये मेरा विषय है समाजशास्त्र, तो ये मैं लिखूंगा। बाकी आपका जो भी विषय है, आप मान लीजिए आपका रिजल्ट है मान लीजिए ज्योग्राफी का, तो आप लिखेंगे आप भूगोल, है ना, या आप जो भी आपका विषय हो। ठीक है, तो ये चीज लिख देंगे। सहायक प्राध्यापक ब्रैकेट में आपका विषय परीक्षा 2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख, ये आप लिखेंगे। उसमें लिफाफे पर आप लिख देंगे एक जगह फ्रॉम करके, ऐसे फ्रॉम। फ्रॉम के बाद अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हुई हमारी पूरी बातचीत। और इसके अलावा आपका जो कोई भी जो कुछ भी डाउट हो, तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में जो है ना छोड़ दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी या तो कमेंट में ही आपका जवाब दे दूंगा डाउट के हिसाब से। डाउट छोटा होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दूंगा, और नहीं तो अगर ज़्यादा डाउट आते हैं तो फिर मैं अगला एक और वीडियो आज के आज ही बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए बहुत समय हो गया, लगभग 1 घंटा हो गया। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी है ना, मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से जो भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक बार इंटरव्यू जो है ना पीएससी का दे रखा है, राज्य सेवा परीक्षा का, इसलिए मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। बाकी दो चीज़ें हैं कि जितनी मेरी जानकारी है, जो भी मुझे मैं अपनी समझ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर मेरी समझ के हिसाब से अगर कोई गलती हो जाती है, जो भी मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है इसमें, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये चीज़ जो है ना मैं अभी की डेट में बना रहा हूँ, यानी आज है 19 नवंबर 2024 की डेट में बना रहा हूँ। इसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी समय बाद देख रहे हैं, तो आयोग हो सकता है कोई परिवर्तन कर दे इन सारी चीज़ों में। तो उसके लिए आप अपडेटेड रहें। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से फिर बाद में वीडियो बना दूंगा। तो आप चीज़ें जो है ना, ज़्यादातर चीज़ें आप समझ चुके हैं अब तक। तो चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। और लास्ट में जो है ना एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।